हेलो, गुड इवनिंग एंड जय हिंद साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का आपका एक टॉपिक है दैट इज सीजोफेनिया। तो सीजोफेनिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सीजोफेनिया होता क्या है, किस तरह से ये डिजीज डेवलप होती है और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, कौन कौन से ऐसे साइन सिम्टम हैं जो इस डिजीज़ के अंतर्गत आते हैं, कौन से प्राइमरी सिम्टम है, सेकेंडरी हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एक बार हम टॉपिक से कनेक्ट हो जाते हैं। आप लोगों को एक इमेज दिख रही होगी दोस्तों, जिसके अंदर एक लड़की है और वो मतलब कुछ इस तरह से बैठी है, चुपचाप से, किसी से बातचीत नहीं कर रही और अकेलेपन। तो बेसिकली आप इस इमेज को देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सीजोफेनिया वाला पेशेंट है वो कुछ इस तरह से आइसोलेटेड टाइप से रहता है। तो ये इमेज दिखाने का मेरा बेसिक सेंस यही था। अब मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ कि सीजोफेनिया है क्या। देखो, यहाँ पे हम वन बाय वन एक एक चीजें डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी। पहला जो आपसे मैं चीज डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज सीजोफेनिया। सीजोफेनिया होता क्या है, तो सीजोफेनिया का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं भाई। पहली बात आपकी है दैट इज सीजोफेनिया। तो जो सीजोफेनिया है इसको पहले के टाइम में, अर्लियर टाइम में सीजोफेनिया नोन एज प्रीकोक्स नाम से जाना जाता था। सीजोफेनिया को किस नाम से जाना जाता था? प्रीकोक्स के नाम से आप लोग कह सकते हैं, या फिर इसको डिमेंशिया प्रीकोक्स बोल सकते हैं। आप लोग बोलना डिमेंशिया प्रीकोक्स। डिमेंशिया भी एक डिजीज है बच्चों, और उस डिजीज को आपने ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के अंदर पढ़ा होगा दैट इज डिमेंशिया, जो मेनली ओल्ड एज के अंदर अराइज होती है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आपका सीजोफेनिया था बच्चों, इस सीजोफेनिया को क्वेश्चन आता है कि पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, तो आपका नाम रहेगा कि अर्लियर सीजोफेनिया इज नोन एज डिमेंशिया प्रीकोक्स के नाम से जाना जाता था। और जो डिमेंशिया प्रीकोक्स जो नाम था, ये नाम है, ये किसने दिया था? तो आप लोग बता देना। एक क्रेपलिन नाम का साइकेट्रिस्ट हुआ था, उसने इसको सबसे पहले बताया था। तो नेम गिवन बाई, ये जो नाम है ये किसने दिया था? तो ये भी आप लोग बता देना, नेम गिवन बाई क्रेपलिन। क्रेपलिन नाम का एक साइकेट्रिस्ट था जिसने सबसे पहले डिमेंशिया को सीजोफेनिया को डिमेंशिया प्रीकोक्स के बारे में बताया था कि इस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सिंपल है, समझ आ गया होगा कि सीजोफेनिया को ही पहले के टाइम में डिमेंशिया प्रीकोक्स के नाम से जाना जाता था। अब बात दूसरी ये आती है आप लोगों की कि भाई ये तो ठीक है सर, लेकिन अब जो सीजोफेनिया है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो सीजोफेनिया जो नाम है ये 1911 के अंदर जो सीजोफेनिया है, सीजोफ्रेनिया, ये किसने बताया? इन 1911 के अंदर आपके एक साइकेट्रिस्ट हुए जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में इसका नाम सीजोफेनिया दिया था दैट इज यूगेन ब्लूयर। यूगेन ब्लूयर, यूगेन ब्लूयर। यूगेन ब्लूयर ने 1911 के अंदर वर्ड सीजोफेनिया को सबसे पहले यूज किया। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 याद रहेगा। सीजोफेनिया किसने दिया था? यूगेन ब्लूयर ने दिया था। अब इसके दो वर्ड होते हैं, एक ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है दैट इज सीजो। सीजो का मतलब होता है दैट इज स्प्लिट। सीजो का मतलब क्या होता है? स्प्लिट, स्प्लिट। और फ्रेनिया का मतलब होता है माइंड। फ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया दैट इज माइंड, यानी स्प्लिंटिंग ऑफ माइंड क्या कहलाता है? आपका सीजोफेनिया कहलाता है। माइंड का बिखर जाना, माइंड का टूट जाना क्या कहलाता है? अच्छे से काम नहीं कर पाना प्रॉपर, दैट इज सीजोफेनिया। तो सीजोफेनिया के लिए दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो गए। एक तो सीजोफेनिया का पहले नाम क्या था? डिमेंशिया प्रीकोक्स था। किसने दिया था? क्रेपलिन ने दिया था। दूसरा, सीजोफेनिया वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया? 1911 में यूगेन ब्लूयर ने यूज किया था, जिसका मतलब होता है स्प्लिंटिंग ऑफ द माइंड। अब मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं इसकी, कि सीजोफेनिया एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है भाई, यहाँ पे देखें,
डिफाइन सीजोफेनिया या डेफिनेशन ऑफ सीजोफेनिया। डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसके अंदर 3 चीजों आप लोग ध्यान में रखना। देखो, एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जिसके अंदर थिंकिंग के अंदर, उसके बाद मैं कह सकता हूं इमोशंस के अंदर और बिहेवियर के अंदर डिस्टरबेंस आ जाता है, उस डिजीज को आप लोग, उस मेंटल डिसऑर्डर को आप लोग किस नाम से जानते हैं? सीजोफेनिया के नाम से जानते हैं। और ये जो मेंटल डिसऑर्डर है ये सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, साइकोसिस के अंदर ये आता है। साइकोसिस का मतलब सीवियर मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आने वाला डिसऑर्डर है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज ए ग्रुप ऑफ, it is a group of mental disorder, it is a group of mental disorder, that characterized by disturbance in thinking, emotion और that is behavior। आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक ऐसा ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर भी कह सकता हूं, साइकोसिस के अंतर्गत, जो मैं आपको लोगों को बोल चुका हूं, जिसके अंदर आपके थिंकिंग के अंदर डिस्टरबेंस हो जाता है, इमोशंस के अंदर डिस्टरबेंस हो जाता है और मेमोरी के अंदर डिस्टरबेंस हो जाता है। ऐसे डिसऑर्डर को आप लोग क्या कहेंगे? सीजोफेनिया कहेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, ये सीजोफेनिया है, ये 2 टाइप का हो सकता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ सीजोफेनिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 टाइप्स का हो सकता है। एक होता है टिपिकल सीजोफेनिया, और दूसरा आपका हो सकता है एटिपिकल। नाम से पता लग रहा है, टिपिकल और एटिपिकल। ये ज्यादा सीवियर होता है, टिपिकल ज्यादा सीवियर होता है, एटिपिकल कम सीवियर होता है। यानी आप लोग इसके अंतर्गत बता सकते हैं कि इसका जो प्रोग्नोसिस है वो वेरी स्लो होता है। प्रोग्नोसिस कैसा होता है इसका? तो आप कहेंगे स्लो प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है रिकवरी रेट। स्लो प्रोग्नोसिस होता है और इसका प्रोग्नोसिस है वो फास्ट होता है, अर्ली रिकवरी होती है। ये कह सकते हैं अर्ली रिकवरी हो जाती है। तो इसका क्या है, या मैं कह सकता हूं पुअर प्रोग्नोसिस है। इसका पुअर प्रोग्नोसिस है, इसका गुड प्रोग्नोसिस है। एक बार होने के बाद, ये वाला अगर एक बार हो गया तो इसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, बहुत धीरे ट्रीट होता है। लेकिन ये वाला आपका एटिपिकल टाइप का है, बहुत कम डेंजरस टाइप का है, गुड प्रोग्नोसिस वाला है। इसके अलावा जो टिपिकल सीजोफेनिया है, इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा ये अलग अलग प्रकार का होता है टिपिकल सीजोफेनिया, जिसके नाम मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख रहा हूँ और यही आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे आगे कि एटिपिकल सीजोफेनिया कौन कौन से होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है सिंपल सीजोफेनिया। दूसरा अगर मैं आपको कहूं बच्चों, बी आपको कहूं, तो एक होता है हेबेफेरेनिक सीजोफेनिया। तीसरा अगर मैं आपसे कहूं कैटाटोनिक सीजोफेनिया। डी अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो आप कहेंगे पैरानोइड सीजोफेनिया। और ई अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो अनडिफरेंशिएट सीजोफेनिया। ये 5 प्रकार के सीजोफेनिया होते हैं जिनका प्रोग्नोसिस बहुत स्लो होता है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है। और इनको 1 बाय 1 हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जो आपका सीजोफेनिया है सिंपल सीजोफेनिया, ये सिंपल सीजोफेनिया क्या होता है बच्चों? तो इसको मैं आप लोगों को बताऊं, सिंपल जो सीजोफेनिया है इसके अंतर्गत मैं लिखूंगा नहीं, आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं, बता देता हूं कि सिंपल सीजोफेनिया होता क्या है। जो सिंपल सीजोफेनिया है ये 15 से 20 साल की एज के अंदर इसका ऑनसेट होता है। ऑनसेट कब होता है?
15 से 20 साल की एज के अंदर इसका ऑनसेट होता है और ये धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होता है। कैसा डेवलप होता है? ग्रेजुअली। ग्रेजुअली बोले तो धीरे धीरे ये डेवलप होता है। इसके अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स रहते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स आगे आएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं नाम बता देता हूँ। पॉजिटिव सिम्टम्स यहाँ पे होंगे जैसे हेलुसिनेशन है, डेल्यूजन है। डिफरेंट टाइप के हेलुसिनेशन और डेल्यूजन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऐसे सिजोफेनिया को आप लोग क्या बोल सकते हैं? दैट इज सिंपल सिजोफेनिया। कुछ नेगेटिव सिम्टम भी यहाँ पे आते हैं जैसे एपैथी टाइप के। उसके अलावा दूसरा जो आपका सिजोफेनिया है जिसका नाम है आपका दैट इज हेबेफेरेनिक सिजोफेनिया। इस हेबेफेरेनिक सिजोफेनिया का मतलब क्या होता है? तो यहाँ से समझे कि इसकी जो शुरुआत होती है वो लगभग आपकी 20 से 25 साल के एज के आसपास इसकी स्टार्टिंग होती है इस प्रकार की सिजोफेनिया की, और इसको दूसरे नाम से डिसऑर्गेनाइज सिजोफेनिया भी बोलते हैं। डिसऑर्गेनाइज नाम से भी पता लग रहा है, डिसऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सामंजस्य नहीं है। डिसऑर्गेनाइज सिजोफेनिया कौन से सिजोफेनिया को बोला जाता है? तो आपका आंसर रहेगा हेबेफेरेनिक सिजोफेनिया को। ये भी धीरे धीरे डेवलप होता है और यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम वो आपका डेवलप होता है हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन। हेलुसिनेशन और डेल्यूजन ये मोस्ट कॉमन सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तीसरा आपका जो सिजोफेनिया है बच्चों दैट इज कैटाटोनिक सिजोफेनिया। भाई नाम से पता लग रहा है कैटाटोनिक। देखो कैटा का मतलब डिस्टरबेंस हो गया, टोनिक का मतलब मसल्स, मसल्स के टोन के अंदर यानी मोटर मूवमेंट अफेक्ट होगा, इसको आप लोग बोलते हैं कैटाटोनिक सिजोफेनिया। अब ये कैटाटोनिक जो सिजोफेनिया है कैटाटोनिक स्टूपर भी हो सकता है, यानी मूवमेंट कम हो सकते हैं, या कैटाटोनिक एक्साइटमेंट हो सकता है जिसको मूवमेंट ज्यादा बोल सकते हैं। यानी एक में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहेगा, एक में स्टूपर टाइप का रहेगा। जिसमें कैटाटोनिक एक्साइटमेंट रहेगा उसके अंदर मैनिया जैसे सिम्टम आएंगे, और जिसके अंदर कैटाटोनिक स्टूपर टाइप का रहेगा उसके अंदर डिप्रेशन जैसे सिम्टम आएंगे। तो इसको आप लोगों ने क्या बोल दिया? कैटाटोनिक सिजोफेनिया। तो नाम से आप लोगों को पता लग गया होगा कि कैटाटोनिक सिजोफेनिया क्या है। इसके अलावा एक चीज आप लोगों को मैंने नहीं बताई कि जो आपका ये था हेबेफेरेनिक सिजोफेनिया, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? तो यहाँ पे चाइल्ड बिहेवियर शो करता है। कैसा बिहेवियर शो करता है? ये चाइल्डिश बिहेवियर शो करता है। जैसे यूरिन पास कर देगा क्लोथ्स के अंदर, स्टूल पास कर देगा क्लोथ्स के अंदर, फिंगर बाइटिंग करने लग जाएगा, एग्जीबिशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स है उनको एग्जिबिट करने लग जाएगा, उनको दिखाने लग जाएगा। इस टाइप की एक्टिविटी अगर कोई पर्सन करता है तो वो कौन से टाइप के सिजोफेनिया के अंदर आता है? हेबेफेरेनिक सिजोफेनिया के अंदर आता है। तो हेबेफेरेनिक को आप डिसऑर्गेनाइज सिजोफेनिया बोले थे, और चाइल्डिश सिजोफेनिया या चाइल्डिश टाइप के डिसऑर्डर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे लैक ऑफ हाइजीन भी रहता है, साफ सफाई वो अच्छे से नहीं रख पाता है। इसके अलावा इन दोनों के अंदर ही ईसीटी इफेक्टिव नहीं होती है। जो कैटाटोनिक सिजोफेनिया है ये मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपका जो डिस्टरबेंस है वो मोटर एक्टिविटी के अंदर आता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं डिस्टरबेंस इन मोटर एक्टिविटी, और मोटर एक्टिविटी में डिस्टरबेंस आएगा एक्टिविटी, तो ये दो टाइप का हो सकता है, कैटाटोनिक स्टूपर एंड कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तीसरे टाइप का सिजोफेनिया के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ साथियों यहाँ पे, और तीसरा आपका सिजोफेनिया है दैट इज पैरानोइड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल यहाँ से पूछे जाते हैं कि पैरानोइड जो सिजोफेनिया है वो कैसा होता है। तो पैरानोइड है इसको क्रोनिक सिजोफेनिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक तो क्रोनिक सिजोफेनिया भी बोला जाता है इसको, क्रोनिक सिजोफ्रेनिया। दूसरा आप लोग ध्यान में दे, इसके अंदर पेशेंट है वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है। कैसा हो जाता है? सस्पिशियस हो जाता है। पेशेंट बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है, SUSPI। सस्पिशियस का मतलब है कि दूसरे लोगों के ऊपर वो शक करने वाली प्रवृत्ति वाला पेशेंट हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे शक करने लग जाता है। ऐसे पर्सन को पैरानोइड सिजोफेनिया की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसका एग्जाम्पल, तो आप लोग देखना, एक पर्सन है जो सस्पेक्ट करता है अपनी वाइफ के ऊपर कि उसकी वाइफ है वो उसको किल हिम करना चाहती है, उसको मारना चाहती है।
तो ऐसा पर्सन, ऐसा इस टाइप का जो बिहेवियर है ये पैरानोइड सिजोफेनिया के पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाता है। मैंने बताया था थिंकिंग, इमोशन और बिहेवियर अफेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होंगी कि इस टाइप का बिहेवियर पैरानोइड सिजोफेनिया में देखने को मिलता है। एक पर्सन आपको बोलेगा कि जैसे साइकेट्रिक यूनिट में आप काम कर रहे हैं, वहां पे एक साइकेट्रिक पेशेंट है, नर्स उसके पास जाती है और नर्स को वो बताता है कि सिस्टर माय वाइफ इज ट्राई टू किलिंग हिम मी। तो इस टाइप का बिहेवियर है, इस टाइप की हिस्ट्री दे रहा है। बताओ ये किसको इंडिकेट करता है? तो कौन से सिजोफेनिया को इंडिकेट कर रहा है? पैरानोइड सिजोफेनिया को। इसके बाद अनडिफरेंशिएट जो सिजोफेनिया है, इस सिजोफेनिया को ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है और इसके अंदर भी बहुत से सिजोफेनिया के मिले जुले सिम्टम्स आते हैं, दैट इज अनडिफरेंशिएट सिजोफेनिया। तो आई होप ये सारे आपके समझ में आए होंगे। ये 4 मेन टाइप के सिजोफेनिया होते हैं जिनको टिपिकल सिजोफेनिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मैं अगला आपसे बात कर रहा हूं एटिपिकल सिजोफेनिया। भाई जो एटिपिकल सिजोफेनिया है वो कौन कौन से होते हैं? तो यहां पे आप लोग आ जाएं एटिपिकल सिजोफेनिया। एटिपिकल सिजोफेनिया, एटिपिकल सिजोफ्रेनिया। जो एटिपिकल सिजोफ्रेनिया है इसके अंदर आपके आएंगे, एक आपने सुना होगा एटिपिकल के अंदर एक वर्ड सुना होगा रेसिडियल सिजोफेनिया। रेसिडुअल सिजोफेनिया। रेसिडियल सिजोफ्रेनिया क्या होता है? इसके अंतर्गत ओनली 1 एपिसोड, इसके अंतर्गत क्या होता है भाई? ओनली 1 एपिसोड आता है, लाइफ लॉन्ग ओनली 1 एपिसोड ऑफ सिजोफ्रेनिया। लाइफ लॉन्ग ओनली 1 एपिसोड, ओनली 1 एपिसोड ऑफ सिजोफ्रेनिया। एपिसोड ऑफ सिजोफ्रेनिया, एक एपिसोड आता है। उसके बाद आफ्टर देन लिविंग नॉर्मल लाइफ, उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। ऐसे सिजोफेनिया को आप क्या कहेंगे? रेसिडुअल सिजोफेनिया कहेंगे। एग्जाम्पल आप लोगों से पूछा जाए कब देखने को मिलता है तो आप लोग बताना कि एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, सुनना रेसिडुअल सिजोफेनिया क्या होता है। जैसे कोई पेशेंट, जैसे कोई पर्सन है, उसके बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स की या फैमिली मेंबर्स की अगर डेथ हो गई, तो ऐसी कंडीशन में 1-2 दिन के लिए या कुछ समय के लिए उसके अंदर जो सिम्टम्स है वो मेंटल की तरह बिहेवियर करने लग जाता है, सिजोफेनिया के सिम्टम आने लग जाते हैं ऐसे। लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा, महीने बाद 2 महीने बाद, वो फिर वापस नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसा लाइफ लॉन्ग, इसके अंदर लाइफ के अंदर लाइफ लॉन्ग ओनली 1 एपिसोड, एक ही बार ऐसा एपिसोड डेवलप होता है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। ऐसे को आप कहेंगे रेसिडुअल सिजोफेनिया। तो यहाँ पे आप लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूं डेथ ऑफ, आफ्टर डेथ ऑफ क्लोज रिलेटिव्स। आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ऐसे टाइप के ये एग्जाम्पल अगर आपको दे तब भी आप समझ जाना कि ये रेसिडुअल सिजोफेनिया के अंतर्गत आता है। दूसरे आ जाओ, रेसिडुअल के बाद जो अगला आपका सिजोफेनिया है दैट इज बी, चाइल्डहुड सिजोफेनिया। एटिपिकल पढ़ रहे हैं हम, चाइल्डहुड सिजोफेनिया। भाई नाम से पता लग रहा है चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया क्या होता है। इसके अंतर्गत देखें, ये चाइल्डहुड एज के अंदर 5 से 7 ईयर्स ऑफ एज के अंदर ये डेवलप हो जाता है, इस टाइप का सिजोफेनिया। और इस सिजोफेनिया के अंदर इसको जुवेनाइल भी बोलते हैं, जुवेनाइल सिजोफेनिया। लेस देन 14 ईयर्स एज के आसपास ये डेवलप होता है, तो इसको आप लोगों ने चाइल्डहुड सिजोफेनिया बोल दिया। इसमें भी आप लोगों को स्पेसिफिक कुछ है नहीं। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बढ़ता हूं आगे अगले क्वेश्चन की ओर या अगले टाइप्स की ओर, जो है आपका लेटेंट सिजोफेनिया। सी बोले तो लेटेंट सिजोफेनिया। लेटेंट सिजोफ्रेनिया है, ये आप लोग बताएं कि इसकी इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम है वो वेरी स्लो होती है। आप लोग बता दें
इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स वेरी स्लो, इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स वेरी स्लो, बहुत ही धीरे धीरे सिम्टम्स सीवियरिटी की ओर बढ़ते हैं, ऐसे सीजोफेनिया को आप लोग लेटेंट सीजोफेनिया बोलेंगे। और लेट सीजोफेनिया, लास्ट आपका है लेट सीजोफेनिया, जो 40 ईयर्स के बाद में डेवलप होता है, दैट इज लेट सीजोफेनिया, लेट सीजोफ्रेनिया। तो आप कहेंगे आफ्टर 40 ईयर्स एज के बाद डेवलप होता है, इसलिए इसको लेट सीजोफेनिया बोलते हैं। इनका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, बहुत जल्दी रिकवरी होती है इनकी, इसलिए आप लोग इनको क्या बोलते हैं, लेट सीजोफेनिया या एटिपिकल सीजोफेनिया की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद भाई इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इटियोलॉजी क्या है। इटियोलॉजी की अगर हम बात करें, कोजेज की अगर हम बात करें, तो सीजोफेनिया के बहुत से कोजेज हैं, जिसके अंतर्गत बायोलॉजिकल कोजेज आते हैं, साइकोसोशियल कोजेज आते हैं, सोशियो कल्चरल आते हैं और अदर कोजेज आते हैं। तो कोजेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर मेंटल डिसऑर्डर के लिए मैं आपको बता दूं, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं उनके लिए कोई एक स्पेसिफिक कोज जिम्मेदार नहीं होता, बायोलॉजिकल कोजेज होते हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर में डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा माना जाता है, या बायोलॉजिकल जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, या फिर मैं आपको कहूँ कि साइकोसोशियल, साइको का मतलब कुछ मानसिक साइकिक कंडीशन के कारण भी ये डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं, सोशल एनवायरनमेंट के कारण ये डेवलप हो जाते हैं। अदर कोजेज के अंदर हम बात करें, पुअर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर मैं कहूँ डाइवोर्स है, इस प्रकार के फैमिली ब्रेकडाउन है, बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जो एज ए रिस्क फैक्टर की तरह काम करती हैं और मेंटल डिसऑर्डर को लीड कर सकती हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे नहीं यहाँ पे। स्ट्रेस है आज के टाइम में सबसे बड़ा जो कारण निकल के आ रहा है, दैट इज स्ट्रेस। डोमेस्टिक वायलेंस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। कुछ कंडीशन में हेड इंजरी वगैरह भी हो जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में आप बताएं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इटियोलॉजी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो इसके सिम्टम्स से रिलेटेड है। तो हम बात करेंगे अब साइन और सिम्टम्स के बारे में। जो इसके साइन और सिम्टम्स है, यहाँ से आप लोग चीज़ें अच्छे से समझना। देखो इस टॉपिक के लिए कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने डिमांड किया था, मुझे मैसेज भी किया था कि सर साइकेट्रिक का कुछ टॉपिक्स आप हमसे डिस्कस करें, इसलिए मैं आप लोगों से लेके आया हूँ ये सिजोफेनिया वाला टॉपिक। अब हम साइन और सिम्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, साइन एंड सिम्टम्स। तो देखो साइन और सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिजोफ्रेनिया के साइन और सिम्टम्स हैं, इनको 3 कैटेगरी में मैं बांट रहा हूँ। एक होते हैं प्राइमरी सिम्टम, सेकेंडरी सिम्टम, या फिर दूसरे मैं आपको कहूँ पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम। इस प्रकार से आप लोगों को ये सिम्टम्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद एक होता है प्राइमरी सिम्टम्स, प्राइमरी सिम्टम। उसके बाद अगर आपको कहें सेकेंडरी सिम्टम, सेकेंडरी सिम्टम। उसके बाद अगर आपसे कहें नेगेटिव सिम्टम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम्स। तो इस तरह से हम डिस्कस करेंगे सिजोफेनिया के लिए। अब पहली बात आती है भाई प्राइमरी सिम्टम्स कौन से होते हैं। तो प्राइमरी सिम्टम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था 4A सिम्टम्स दिए थे जिसने, यूगन ब्लूअर। जो सबसे पहले सिजोफेनिया नाम दिया था उसी ने इसके प्राइमरी सिम्टम्स दिए थे, जिसको यूगन ब्लूअर के 4A सिम्टम्स के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग यहाँ पे लिखें प्राइमरी सिम्टम्स। जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं, प्राइमरी सिम्टम्स बच्चों, प्राइमरी सिम्टम्स किसने दिए थे? तो आप कहेंगे गिवन बाई यूगन ब्लूअर। यूगन ब्लूअर ने ये सिम्टम्स दिए थे और नोन एज, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे 4A सिम्टम। बहुत जरूरी है, याद रखना इसको, 4A सिम्टम्स। यूगन ब्लूअर के 4A सिम्टम्स भी बोलते हैं इसको।
4A से रिप्रेजेंट किया था। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये फंडामेंटल सिम्टम्स हैं, सबसे मेन फंडामेंटल सिम्टम्स हैं, इसलिए इनको प्राइमरी सिम्टम्स बोला गया। अब प्राइमरी सिम्टम्स के अंदर एक है ए। इस ए का मतलब है आपका, ए क्या होता है तो आप लोग बताएं, एम्बीवैलेंस। ए बोले तो एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस क्या होता है? सिम्टम मिलता है सिजोफ्रेनिया के अंदर, एम्बीवैलेंस मिलता है। एम्बी का मतलब दो, वैलेंस का मतलब अलग अलग। दो कॉन्ट्रा इंडिकेटरी सिम्टम्स एक साथ किसी पर्सन के अंदर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं एम्बीवैलेंस। दो इच्छाएं एक साथ, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा कि एक पर्सन है, वो बोल रहा है कि अपने फादर को बोल रहा है कि फादर आई लव यू एंड आई हेट यू। तो आई लव यू और आई हेट यू दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटरी है, और दोनों एक साथ अराइज हो रहे हैं। तो आप कहेंगे दो अपोजिट इमोशंस, टू अपोजिट इमोशंस, टू अपोजिट इमोशंस, टू अपोजिट इमोशंस अबाउट ए पर्सन्स अराइज, अराइज लिख देता हूं, अराइज, टू अपोजिट इमोशंस अराइज, अराइज सेम टाइम, अराइज सेम टाइम, अराइज सेम टाइम अबाउट ए पर्सन, अबाउट ए पर्सन। किसी एक आदमी के बारे में दो आइडिया, किसी एक आदमी के बारे में दो अपोजिट आइडिया आ जाना क्या कहलाता है? एम्बीवैलेंस कहलाता है। और ये एम्बीवैलेंस आपका किस में देखने को मिलता है? तो आप कहेंगे सिजोफ्रेनिया के अंदर। एग्जाम्पल आप लोगों को बता देता हूं, जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला भी था, ए चाइल्ड टोल्ड, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ए चाइल्ड टोल्ड, एक चाइल्ड बता रहा है हिज फादर, अपने पिता को, हिज फादर, दैट आई लव यू, दैट आई लव यू, आई लव यू एंड आई हेट यू। तो आई लव यू और आई हेट यू दोनों एक दूसरे से क्या है? अपोजिट आइडिया हैं जो एक साथ अराइज हो रहे हैं, दैट इज एम्बीवैलेंस। बताओ ये कौन सा सिम्टम है? ऐसे पूछा जा सकता है। ये आपसे क्वेश्चन दे सकता है, बताओ नर्स, एक पेशेंट है, एक पर्सन है, साइकेट्रिक यूनिट में एडमिट है, जो टोल्ड कर रहा है, नर्स को बता रहा है कि ही लव हिज फादर एंड हेट हिज फादर। तो आप लोग क्या कहेंगे? दैट इंडिकेट टू एम्बीवैलेंस सिम्टम। क्लियर हो गया? इसके अलावा 4A का एक ए कंप्लीट हो गया है, दूसरे ए की बात कर रहे हैं हम। ए बोले तो एम्बीवैलेंस हो गया, उसके बाद ए बोले तो, दूसरा ए बोले तो एसोसिएशन डिस्टरबेंस। ए बोले तो एसोसिएशन, एसोसिएशन डिस्टरबेंस। एसोसिएशन डिस्टरबेंस के नाम से पता लग रहा है भाई, एसोसिएशन का मतलब होता है आपस में कनेक्टिविटी, कनेक्शन। डिस्टरबेंस का मतलब दो आइडियाज के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो उनमें क्या हो जाता है? डिस्टरबेंस। तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन डिस्टरबेंस के सिम्टम आ जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, एक पर्सन है, वो वेरी क्विक फास्टली क्या करता है, एक आइडिया से दूसरे आइडिया के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वेरी क्विक शिफ्टिंग टू वन आइडिया फ्रॉम अनदर आइडिया विदाउट एनी एसोसिएशन बिटवीन दीज आइडियाज। उन आइडियाज के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है, लेकिन वो लगातार एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन डिस्टरबेंस। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इसका एक यानी उनमें कोई लॉजिक नहीं होता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं एक एग्जाम्पल, अगर आप किससे कहूं कि एक पर्सन है, वो बात कर रहा है कि कल शाम को मैंने एप्पल खाया, एप्पल का कलर ग्रीन होता है, ग्रीन तो किसी और चीज को भी बोल सकता है, ग्रीन तो घास भी होती है। इस तरह के सिम्टम्स वो आप लोगों से बात कर रहा है। अब देखो, रात को एप्पल खाया था, एप्पल का कलर ग्रीन होता है, ग्रीन तो घास भी होती है,
क्या इन आइडियाज के बीच में कोई एसोसिएशन है, कोई लिंक है, कोई लॉजिक है? तो नहीं है। इस टाइप का बिहेवियर अगर कोई पर्सन शो करता है तो वो किस कैटेगरी में आता है? एसोसिएशन डिस्टरबेंस। तो मैं आपको कहूं पेशेंट शिफ्ट, यहां पे मैं लिख देता हूं, पेन चेंज कर लेता हूं बच्चों। पेशेंट शिफ्ट वेरी क्विक फ्रॉम वन आइडिया, क्विक फ्रॉम वन आइडिया टू another idea without any logical logic और एसोसिएशन। अब समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद 2 ए हो गए, तीसरे ए की बात कर रहे हैं हम। तीसरा ए अपना है, ए कर लेता हूं वापस में, ए बोले तो, और ए आपका है अफेक्ट डिस्टरबेंस। देखो अफेक्ट को आप लोग बोल सकते हैं मूड अफेक्ट या मूड डिस्टरबेंस। तो ये भी ए ही हो गया। मूड के आधार पे, मूड कैसे डिस्टर्ब हो सकता है भाई? आप पूछेंगे सर मूड से क्या लिंक है, क्या लेना देना है, कैसा मूड देखने को मिलता है इस टाइप के डिसऑर्डर के अंदर? तो आप कहेंगे ये इमोशन लाइक रिलेटेड एबनॉर्मलिटी, मूड से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी का डिसऑर्डर है। और इसके अंतर्गत आप लोग कहें तो मैं आपको एक अच्छा आइडिया आपको देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। पेशेंट एक्सप्रेस, यहां पे मैं लिख देता हूं, पेशेंट एक्सप्रेस अपोजिट इमोशन। बहुत अच्छा लाइन है बेटा, देखना एक बार। इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट देखने को मिलता है। इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट का मतलब होता है पेशेंट एक्सप्रेस अपोजिट इमोशंस अकॉर्डिंग टू, या देन लिख देता हूं, देन टू सिचुएशन और डिमांड के अनुसार उसका इमोशंस नहीं आते हैं, अपोजिट सिम्टम्स आते हैं, या मैं कहूं अपोजिट इमोशंस आते हैं। एग्जाम्पल सुनना, समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल सुनना बच्चों, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट किसको कहेंगे? इनएप्रोप्रिएट का मतलब होता है सही नहीं है, गलत है, और अफेक्ट का मतलब मूड का मतलब इमोशंस। तो देखो एक कोई पर्सन है, किसी की डेथ हो गई, और डेथ के अंदर हम वहां पे बैठने के लिए जाते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उसके तेरी वगैरह के ऊपर, तो वहां पे जाते हैं। तो 2 आदमी साथ में गए कहीं पे तीये की बैठक पे, और वहां पे किसी पर्सन की डेथ हो गई, वहां पे शोक सभा चल रही है और बहुत से लोग वहां पे बैठे हैं। अब वहां पे एक आदमी उठ के वहां पे खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लग रहा है, तो वहां पे एनवायरमेंट कैसा है? सैडनेस का इमोशन है, और वहां पे वो क्या कर रहा है? लाफिंग कर रहा है, हंस रहा है। तो अपोजिट इमोशन आ रहा है, दैट इज इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट के अंदर आता है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोगों को लिख देता हूं। स्टार्ट लाफिंग आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन। एक आदमी की मृत्यु हो गई और वहां पे आप हंस रहे हैं, तो ये अपोजिट सिचुएशन के हिसाब से आपका इमोशन नहीं है, ये किस कैटेगरी में आता है? इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट के अंदर आता है। और इसके अंदर आपका, मैंने आपको बोला इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। और इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट क्या होता है? तो आप लोगों ने बताया, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट मीन्स पेशेंट एक्सप्रेस अपोजिट इमोशंस दैट द सिचुएशन डिमांड। उसके बाद 3 ए हो गए, लास्ट ए आपका बचा है,
मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं बच्चों। और लास्ट सिम्टम आपका क्या है तो आप लोग बताएं। ए बोले तो ओटिज्म। पेशेंट कैसा हो जाएगा, ओटिज्म टाइप का पेशेंट हो जाएगा, यानी ओटिस्टिक थिंकिंग आ जाएगी। ओटिस्टिक थिंकिंग, ओटिस्टिक थिंकिंग, किसी से बातचीत नहीं करेगा, सोशली आइसोलेट रहेगा, ऐसा होगा। सोशल कम्युनिकेशन और लैंग्वेज प्रॉब्लम रहेगी। सोशल कम्युनिकेशन में आप लोगों को बताया, सोशल कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, सोशल कम्युनिकेशन और लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम अगर ये देखने को मिलता है तो आप इसको बोलेंगे ओटिस्टिक टाइप का पर्सन है। कई बार ये ओटिज्म जो डिजीज है बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है कि एक बच्चा बहुत ज्यादा शर्माता है, कोई दूसरा पर्सन आता है तो उससे बातचीत नहीं करता, ऐसे बच्चे बहुत लेट बोलना स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या है, ओटिज्म है। तो ऐसा सिम्टम अगर किसी मैच्योर पर्सन के अंदर आता है या किसी साइकेट्रिक पेशेंट में आता है तो सिजोफ्रेनिया के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखे, उसके बाद विड्रोल टाइप का, सेल्फ विड्रोल रहेगा, ये सेल्फ विड्रोल रहेगा। अगर आपसे बोले कि भाई ओटिज्म वाले को कैसे पहचानेंगे तो मैं ये सिम्टम्स आपको लिख रहा हूं। उसके बाद सोशल विड्रोल रहेगा, लैक ऑफ हाइजीन रहेगा, लैक ऑफ हाइजीन रहेगा, डे ड्रीमिंग रहेगा, दिन में सपने देखेगा, डे ड्रीमिंग, इस तरह के पर्सन्स के अंदर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब आपने देखा 4A सिम्टम्स थे और 4A सिम्टम्स के अंतर्गत आपने क्या क्या देखे, 4A के अंदर आपने क्या देखे, रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या देखा था, एम्बीवैलेंस देखा, एम्बीवैलेंस। दूसरा आपने क्या देखा था, एम्बीवैलेंस के बाद एसोसिएशन डिस्टरबेंस, एसोसिएशन डिस्टरबेंस देखा। उसके बाद अफेक्टिव और मूड डिसऑर्डर देखा, अफेक्टिव डिसऑर्डर देखा। और अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर भी मैंने बताए थे क्या क्या चीजें। और लास्ट आपने ऑटिज्म देखा। ये 4 प्रकार के ए आपने देखे और इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी सिम्टम भी बोला जाता है। ये क्या है, प्राइमरी सिम्टम भी है, सिजोफ्रेनिया के प्राइमरी सिम्टम्स बोले जाते हैं। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। इसके बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है जो मैं भी आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि एक पर्सन है जिसको आपको क्या बोला, व्हाट इज द साइकोथेरेपी यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑटिज्म। मैं आपको बोल रहा हूँ व्हाट इज द साइकोथेरेपी used in the management of autism patient। अगर कोई ऑटिज्म का पेशेंट है तो उसके अंदर कौन सी साइकोथेरेपी आप लोग यूज करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, आंसर बताना। प्ले थेरेपी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है। प्ले थेरेपी, कौन सी थेरेपी बच्चों, तो आप आंसर देना प्ले थेरेपी। क्योंकि आपने देखा होगा, हम हमेशा आप लोगों को बोला जाता है कि अगर अच्छा डेवलपमेंट के लिए बच्चों को खेलना चाहिए, खेलने से उसका सोशल कम्युनिकेशन बनता है, उसका कम्युनिकेशन लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। इस तरह से उसके अंदर एक एबिलिटी डेवलप होती है आपस में सामंजस्य करने की, कोऑर्डिनेशन करने की, तो वो आइसोलेटेड टाइप से नहीं रहेगा, विड्रॉल टाइप से नहीं रहेगा। इसलिए प्ले थेरेपी बहुत ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन इन ऑटिस्टिक क्लाइंट ड्यूरिंग मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अगर आप एक मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे तो ऑटिस्टिक वाला पर्सन होगा तो उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ऐसा पर्सन हमेशा क्या रहेगा, आइसोलेटेड टाइप से रहेगा। तो यही आपका आंसर है। आपसे जब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे तो आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिख देता हूं आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन
व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन इन ऑटिज्म क्लाइंट, इन ऑटिज्म क्लाइंट, इन ऑटिज्म क्लाइंट ड्यूरिंग मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बाई ए थेरेपिस्ट, बाई ए थेरेपिस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों कि एक पर्सन है, एक थेरेपिस्ट है जो क्या कर रहा है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन करेगा एक ऑटिज्म पेशेंट के अंदर जब एक मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर रहा है एक थेरेपिस्ट, तो उसमें क्या ऑब्जर्व करेगा कि ऑटिस्टिक वाला पेशेंट होगा तो ये चीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आंसर आप लोग लिख देना, आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आप यहाँ पे बोलना पेशेंट अनेबल टू आई कांटेक्ट, टू आई कांटेक्ट, आई टू आई कांटेक्ट, आई टू आई कांटेक्ट। आप लोग भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, मैं आपको ऑटिज्म नहीं बता रहा, लेकिन आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन आप बातचीत करते हैं और आप दो पर्सन अगर वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर आपका आई कांटेक्ट कम होता है, जो पर्सन आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, इसका मतलब वो बहुत शाई नेचर का है। ठीक है भाई, तो आई कांटेक्ट अगर मेंटल पेशेंट, मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं कि वो शाई नेचर का है, लेकिन ये ऑटिज्म को इंडिकेट करता है मेंटल डिसऑर्डर के अंदर। अगर एक मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर रहा है एक थेरेपिस्ट और वो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है और आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये किस में आता है, ऑटिज्म पेशेंट के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ऑब्जर्व किया जाएगा जब वो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर रहा है उस दौरान अगर पेशेंट ऑटिज्म का है। तो अनेबल टू मेंटेन आई टू आई कांटेक्ट। एक मैं आपको अदर ये बताया कि कम आई कांटेक्ट करेगा, अगर दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और उसमें अगर हम बहुत कम आई कांटेक्ट करते तो हैं लेकिन कम करते हैं, तो इसका मतलब आप शाई नेचर के हैं। ये मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया। इसके अलावा मैं सेकेंडरी सिम्टम्स की अगर बात करूं, सिजोफ्रेनिया के सेकेंडरी सिम्टम्स की, इसके सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो अब आपकी बात आती है सेकेंडरी सिम्टम्स की। सेकेंडरी सिम्टम्स, प्राइमरी सिम्टम हो गए, सिजोफ्रेनिया के सेकेंडरी सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सेकेंडरी सिम्टम्स के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर डिस्टरबेंस ऑफ परसेप्शन, ये सेकेंडरी सिम्टम्स के अंतर्गत आता है। डिस्टरबेंस ऑफ परसेप्शन आप लोग यहां पे इसमें इंक्लूड करें, डिस्टरबेंस ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन नाम से पता लग रहा है भाई, परसीव करना, ज्ञान जुटाना, सेंस ऑर्गन के आधार पे अगर आप किसी चीज के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ऐसे परसेप्शन को आपको क्या बोला जाता है, सेंसरी परसेप्शन बोला जाता है। अगर ये सेंसरी परसेप्शन आपका रॉन्ग हो जाए तो इसको डिस्टरबेंस ऑफ परसेप्शन बोल दिया जाता है। अगर आपके सेंस ऑर्गन के द्वारा होने वाला परसेप्शन अगर आपका माइंड गलत परसीव कर रहा है तो इसको डिस्टरबेंस ऑफ परसेप्शन बोल सकते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, तो जो परसेप्शन एबनॉर्मलिटी है ये दो टाइप की हो सकती हैं। आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूं, डिस्टरबेंस ऑफ परसेप्शन दो टाइप के हो सकते हैं बच्चों। एक होता है आपका हेलुसिनेशन, एक आपका होता है हेलुसिनेशन, और दूसरा आपका होता है इल्यूजन। दूसरा आपका क्या होता है, इल्यूजन। इल्यूजन और हेलुसिनेशन ये दो परसेप्शन डिसऑर्डर हैं, दो परसेप्शन डिसऑर्डर हैं, एबनॉर्मलिटी ऑफ परसेप्शन है। एक हेलुसिनेशन है और एक इल्यूजन है। नाम से पता लग रहा है आपको हेलुसिनेशन क्या होता है और इल्यूजन क्या होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझा देता हूं। हेलुसिनेशन का मतलब होता है रॉन्ग परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस, बिना किसी स्टिमुलस के अगर रॉन्ग परसेप्शन होता है तो उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं, और किसी स्टिमुलस की प्रेजेंस में उसका रॉन्ग परसेप्शन होता है,
रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन होता है तो वो इल्यूजन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल सुनना, अगर एक आदमी रात को सो रहा है और उसको आवाजें सुनाई देती हैं तो ये क्या है, हेलुसिनेशन है। अगर उसको भूत दिखाई देता है, वहां पे एक्चुअल में कोई भूत नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन उसको आवाज सुनाई देती है, उसको कोई वाइट कपड़े में खड़ा हुआ दिखता है, उसको कोई पकड़ रहा होता है, इस तरह की अगर कोई बात करता है तो ये किसका एग्जाम्पल है, हेलुसिनेशन का है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है एक आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो जाना, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन हो जाना। जैसे रात के टाइम पे या आप लोग देखते हैं कि एक रस्सी गिरी हुई है और उस रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, दैट इज इल्यूजन। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, आप लोग याद रखना। हेलुसिनेशन के टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, मैं बात करूंगा। ऑडिटरी हेलुसिनेशन होती है, उसके बाद आप लोग देखेंगे ऑडिटरी होती है, विजुअल होती है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन होती है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन होती है, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन होती है, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन होती है। इसके अलावा और कौन सी, ये इतने टाइप के हेलुसिनेशंस के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो हेलुसिनेशन और इल्यूजन का आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं, आगे की ओर। एक बार यहां पे लिख देता हूं मैं, दैट इज हेलुसिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आपसे पूछे जाएंगे। हेलुसिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। हेलुसिनेशन क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि हेलुसिनेशन का मतलब होता है इट इज ए रॉन्ग परसेप्शन, इट इज ए रॉन्ग परसेप्शन without any stimulus, without any actual stimulus। रॉन्ग परसेप्शन हो जाना बिना एक्चुअल और रियल स्टिमुलस के, दैट इज हेलुसिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आप लोग क्या कहेंगे, घोस्ट, आपको भूत दिखाई देते हैं, दैट इज हेलुसिनेशन। बात समझ में आ गई? चलो, अगर समझ में आ गई तो आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स। हेलुसिनेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन। यहां से बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन, टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन। आप लोग देखना हेलुसिनेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखो, हम सीजोफेनिया पढ़ रहे थे, सीजोफेनिया में हमने प्राइमरी सिम्टम पढ़ा था, प्राइमरी के बाद हमने सेकेंडरी सिम्टम पढ़ा था, और सेकेंडरी में आपके हेलुसिनेशन और डेल्यूजन या परसेप्शन और डेल्यूजन जैसे डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। इसमें हमने हेलुसिनेशन और इल्यूजन के बारे में हम अब पढ़ रहे हैं। तो हेलुसिनेशन का जो एक टाइप है उसको आपने सुना होगा, ऑडिटरी। ऑडिटरी जो हेलुसिनेशन है ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली सीजोफेनिया में देखने को मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे बता देना, मैं क्वेश्चन लेके चल लेता हूँ साथ में। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन present in सीजोफ्रेनिया पेशेंट। सीजोफ्रेनिया पेशेंट्स के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप का हेलुसिनेशन कौन सा देखने को मिलता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। इस चीज को आप लोग समझ लें, अच्छे से याद कर लें, ये आपसे पूछा जाएगा। ये हेलुसिनेशन है ये, that is related to hearing related perception abnormality। it is a hearing related, सुनने से related है। auditory का मतलब क्या होता है, सुनने से। it is a hearing related perception abnormality, perception abnormality।
ये कैसी एबनॉर्मलिटी है बच्चों? ये हियरिंग रिलेटेड परसेप्शन एबनॉर्मलिटी है, जिसको आप लोग किस में इंक्लूड किए हैं? ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द अर्ली इंडिकेटर, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज अर्ली इंडिकेटर, अर्ली इंडिकेटर, व्हाट इज अर्ली इंडिकेटर ऑफ सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया, अर्ली इंडिकेटर क्या है सिजोफ्रेनिया का? तो आप कहेंगे ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। यानी देखो एक हेलुसिनेशन से कितने टाइप के क्वेश्चन बन गए? 3 टाइप के क्वेश्चन। पहला हेलुसिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन पूछेगा। दूसरा ऑडिटरी हेलुसिनेशन किस में ज्यादा देखने को मिलती है। तीसरा सिजोफ्रेनिया का अर्ली इंडिकेटर क्या होता है, तो भी ऑडिटरी हेलुसिनेशन। दूसरे टाइप का हेलुसिनेशन आता है और दैट इज ऑडिटरी के बाद है विजुअल हेलुसिनेशन। सेकंड नंबर आपका है विजुअल, विजुअल हेलुसिनेशन। भाई विजुअल हेलुसिनेशन नाम से पता लग रहा है दिखने संबंधी, देखने से रिलेटेड आपको हेलुसिनेशन हुआ है, तो आप कहेंगे दैट हेलुसिनेशन रिलेटेड टू विजन। ये आपका किससे रिलेटेड है? विजन से। हेलुसिनेशन रिलेटेड टू साइट, साइट का मतलब भी क्या होता है? देखना। साइट या आप कह सकते हैं विजन, विजन से रिलेटेड हेलुसिनेशन है ये, जो सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलती है? दूसरा क्वेश्चन यहां से आप लोगों से पूछा जाएगा हमेशा, और आप लोग बता के चलना विजुअल हेलुसिनेशन के लिए कि ये सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट, कॉमनेस्ट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। आपने देखा होगा ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, डिमेंशिया और डेलीरियम, डिमेंशिया और डेलीरियम, डिमेंशिया और डेलीरियम के अंदर कौन सा हेलुसिनेशन देखने को मिलता है? तो आप कहेंगे विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। यानी आपको भूत दिखाई देने लग जाते हैं, वहां पे आपको आवाजें सुनाई देती हैं, यहाँ पे आपको दिखने भी लग जाता है। इसके बाद तीसरा आता है आपका टैक्टाइल हेलुसिनेशन। तीसरा आपका बच्चों है, तीसरा मैं आपको बोल रहा हूं टैक्टाइल, टैक्टाइल हेलुसिनेशन। नाम से पता लग रहा है टैक्टाइल, यानी आपके शरीर पे कुछ रेंग रहा है। ऐसी फीलिंग्स अगर आपको बिना स्टिमुलस के मिलती हैं तो आप कहेंगे टैक्टाइल हेलुसिनेशन। तो आप कहेंगे दीज हेलुसिनेशन रिलेटेड टू दिस हेलुसिनेशन या दीज हेलुसिनेशन रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये? स्किन सेंसेशन, स्किन सेंसेशन से रिलेटेड हेलुसिनेशन है। इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए पेशेंट एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे पेशेंट एक्सपीरियंस, पेशेंट एक्सपीरियंस करता है लाइस आर, लाइस का मतलब कीड़े मकोड़े, लाइस आर क्रेवलिंग, घूम रहा है, क्रेवलिंग ऑन हिज बॉडी, ऑन हिज बॉडी। किसी साइकेट्रिक मरीज को, एक बार मेरी ओर देखना, किसी साइकेट्रिक मरीज को अगर आपने देखा हो तो बिना कोई उसको खुजली के बार बार वो क्या करता है? ऐसे ऐसे करता रहेगा और अपने नाखून से अपनी स्किन को स्क्रैच करता रहेगा, क्योंकि उसको लगातार स्टिमुलस क्या हो रहा है? उसको परसेप्शन हो रहा है कि उसको चींटी काट रही है, कीड़ा काट रहा है, उसके ऊपर कुछ रेंग रहा है, उसको हटाने के लिए इस तरह की एक्टिविटी करेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा अगर आप हॉस्पिटल में जाएं, मेंटल हॉस्पिटल में जाएं, और अगर आप किसी पर्सन को, सॉरी किसी पेशेंट को देखें कि उसकी बॉडी के ऊपर आप जब उसका हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और आप अगर उसकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा स्क्रैच मार्क आपको दिखाई दे,
तो आप समझ जाना कि इस पेशेंट के अंदर क्या है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन का पेशेंट है। इसको इसलिए इसके ऊपर स्क्रैच पड़े हुए हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करता है कि कुछ उसकी बॉडी के ऊपर रेंग रहा है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने नंबर दिए जाएं उतने कम है। क्वेश्चन दे रहा हूं एक, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। व्हाट इज द हेलुसिनेशन, जो मैंने अभी आपको बताया है, व्हाट इज द हेलुसिनेशन, व्हाट इज द हेलुसिनेशन ऑब्जर्व बाय नर्स, ऑब्जर्व बाय नर्स, ऑब्जर्व बाय नर्स when she observe स्क्रैच को क्या बोलेंगे आप, स्क्रैच मार्क, स्क्रैच ऑफ नेल्स ऑन आर्म ऑफ पेशेंट, पेशेंट के आर्म के ऊपर स्क्रैच मार्क्स हैं नेल्स के, ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। बात समझ में आ गई। एक नर्स है जो फिजिकल एग्जामिनेशन कर रही थी, फोर आर्म के ऊपर पेशेंट के क्या है, स्क्रैच मार्क दिखाई दे रहे हैं। बताओ ये कौन सी हेलुसिनेशन को इंडिकेट करता है, ये क्वेश्चन है आपका। तो आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों, टैक्टाइल हेलुसिनेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है, कैसे नोटसेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखें। जो टैक्टाइल हेलुसिनेशन है वो मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होती है कोकेन अब्यूजर के अंदर। आप यहाँ पे एक चीज और लिख दे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा के लिख दे या कैसे भी लिख दे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डैश लगा के लिख रहा हूँ, टैक्टाइल हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन प्रेजेंट इन, मोस्ट कॉमन प्रेजेंट इन कोकेन अब्यूजर। जो लोग कोकेन लेते हैं, नशे वाले सब्सटेंस लेते हैं, उन पेशेंटों में आपने देखा होगा टैक्टाइल हेलुसिनेशन प्रेजेंट होंगी। जो गांजा, भांग, कोकीन इन सब का सेवन करते हैं उनमें कौन सी हेलुसिनेशन मिलती है, टैक्टाइल। जो आपका अल्कोहल लेते हैं उनमें क्या मिलता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन मिलता है। जिनमें ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है उनमें विजुअल हेलुसिनेशन होता है। तो बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगर समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, और आगे चलते हैं। ओल्फैक्ट्री, फोर्थ नंबर का आपका हेलुसिनेशन है बच्चों, और दैट इज फोर्थ नंबर ओल्फैक्ट्री हेलुसिनेशन। ओल्फैक्ट्री का मतलब आपकी स्मेल से, ओल्फैक्ट्री हेलुसिनेशन, बिना कोई स्मेल के पर्सन को स्मेल आने लग जाती है। आप कहेंगे सर ये कौन सा सिम्टम हो गया, हाँ भाई बिल्कुल होता है। आपको कोई स्मेल नहीं आएगी लेकिन पर्सन बोल रहा है कि यहाँ पे स्मेल आ रही है, पेशेंट बोलेगा स्मेल आ रही है, दैट इज ओल्फैक्ट्री हेलुसिनेशन। तो आप कहेंगे ये हेलुसिनेशन किससे रिलेटेड है, स्मेल से रिलेटेड है। और सेकंड मोस्ट आप यहाँ पे कह सकते हैं हेलुसिनेशन रिलेटेड टू स्मेल, स्मेल से रिलेटेड हेलुसिनेशन है। सेकंड मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन है, सेकंड मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। मैंने अभी बताया था डिमेंशिया, डेलेरियम, इनके अंदर फर्स्ट मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन विजुअल हेलुसिनेशन, सेकंड मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन ओल्फैक्ट्री। विजुअल ना हो तो ओल्फैक्ट्री आंसर कर देना। और लास्ट है गैस्ट्रेटरी। तो गैस्ट्रेटरी जो हेलुसिनेशन है ये आपके स्टोमच और टेस्ट से रिलेटेड है, जो आपके सिजोफ्रेनिया में पाई जाती है।
लास्ट आप लोग बता देना, गैस्टेटरी, GASTATORY, गैस्टेटरी हेलुसिनेशन, दैट इज रिलेटेड टू टेस्ट, टेस्ट से रिलेटेड है, उसको टेस्ट फील होने लग जाएगा, बिना कुछ खाए टेस्ट फील हो रहा है, दैट इज गैस्टेटरी हेलुसिनेशन। तो ये 4-5 प्रकार के हेलुसिनेशन थे। कैसे कैसे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इल्यूजन होता है, सब मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। कौन से सिजोफेनिया, कौन से मेंटल डिसऑर्डर में कौन सा हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, सब बातों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट के बारे में डिस्कस करते हैं। और डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट के बारे में आपसे डिस्टर्बेंस 2-3 आपके टर्म हैं यहाँ से जो आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं सिजोफेनिया में। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट। भाई थॉट से रिलेटेड डिस्टर्बेंस कौन कौन से होते हैं? जब थॉट डिस्टर्बेंस होता है, आदमी के विचार जब गलत आते हैं, तो उसके लिए उसमें कुछ बिहेवियर एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है, जिसको आप थॉट डिस्टर्बेंस बेसिकली बोल के चलते हैं। सिजोफेनिया में आपको देखने को मिल सकता है। एक वर्ड आपने देखा होगा, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। यहां पे अगर मैं बताऊं, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस है, जिसके अंदर आपने देखा था एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस होने लग जाता है, आइडियाज के बीच में आपस में कनेक्शन ही नहीं है, लॉजिक नहीं है। दूसरा आपने देखा होगा, एक होता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, आइडियाज बहुत जल्दी जल्दी फ्लाइट हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, मैनिया जैसे सिम्टम आ रहे हैं, एक से दूसरे आइडिया पे जल्दी जल्दी फास्ट क्विक स्लीपिंग हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज है। इनको रैपिड या क्विक शिफ्टिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, इसको आप कहेंगे फाइट ऑफ आइडियाज। तो आपको समझ में आ गया होगा फाइट ऑफ आइडियाज क्या है, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस क्या है, ये मैं समझा चुका हूं आपको। तीसरा है, एक वर्ड है टेंजेंशियलिटी, ये आपसे इसको समझाना होगा, टेंजेंशियलिटी। ये टेंजेंशियलिटी क्या होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंशियलिटी, ये आपको एग्जाम्पल दे दिया जाता है और बताता है कि ये किसको इंडिकेट करता है। एक बार सुनना आप लोग, टेंजेंशियलिटी क्या होता है। एक पर्सन है बच्चों, वो अननेसेसरी ट्रेवल करता है, अपने टॉपिक के अराउंड 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 घूमता रहेगा। जैसे आप कहोगे कि बताओ आप एक बार घूमने गए थे, या आप ऐसे ही बताएंगे कि सपोज करो कि आपने कोई फोर्ट देखने के लिए गए थे, कोई किला देखने के लिए गए थे, तो उसके बारे में आप बताओ, तो वो आपको बताएगा, उस किले के बारे में अनर्गल बातें बताता रहेगा, लेकिन उस टॉपिक के अराउंड घूमता रहेगा, और लास्ट में एग्जैक्ट जो चीज आप पूछना चाहते हैं कि आप वो किला कहाँ पे है, ऐसे अगर आपने पूछा कि आप घूमने गए थे एक बार राजस्थान में किसी किले, फोर्ट घूमने गए थे, कोई दुर्ग घूमने गए थे, वो किला कहाँ पे है, तो आपको वो आंसर क्या देगा, उस किले के बारे में सारी चीजें बता देगा कि मैं एक बार राजस्थान घूमने गया और वहां पे जाके मैंने एक किले, एक राजा का किला था, बहुत बड़ा था, उसके अंदर बहुत सारी पैड़ी थी, बहुत सारे गेट थे उसके अंदर नहाने के लिए रानी का अलग था, इस तरह से बड़े बड़े दरवाजे थे, एक गुफा थी, इस तरह की बातें करता रहेगा। लेकिन आपने क्वेश्चन क्या पूछा था कि वो किला कहाँ है, तो उसके चारों ओर इर्द गिर्द घूमता रहेगा, लेकिन कभी भी डू नॉट रीच ऑन द टॉपिक और टारगेट, उस टॉपिक के एग्जैक्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा, आंसर तक नहीं पहुंच पाएगा, इसको बोलते हैं टेंजेंशियलिटी। तो आपको आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लिख देता हूं कि टेंजेंशियलिटी होती क्या है। देखो टेंजेंशियलिटी के ये आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये चीज देगा टेंजेंशियलिटी के कि एक पेशेंट है, ए पेशेंट unnecessary travel around the
टारगेट टॉपिक तक अननेसेसरी ट्रेवल करता रहेगा एंड डू नॉट रीच एंड डू नॉट रीच एट द टारगेट और आंसर पर कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। टारगेट और आंसर पे पहुंच नहीं पाएगा, दैट इज टेंजेंशियलिटी। इसके अलावा अगला देखना, इसी का दूसरा मिलता जुलता ही है, एक होता है सरकमस्टांसलिटी। CUMSTANTIALITY। सरकमस्टांसलिटी, जो सरकमस्टांसलिटी है ये क्या होती है? सरकमस्टांसलिटी आप लोग देखेंगे, इसके अंतर्गत भी आप एग्जाम्पल सुनना, एक टॉपिक के अराउंड चारों ओर पर्सन घूमता रहेगा अननेसेसरी, लेकिन अननेसेसरी बात करके लास्ट में जाके वो अपने टॉपिक पे पहुंच जाएगा, आपको आंसर दे देगा, दैट इज सरकमस्टांसलिटी। जैसे कई बार आपने देखा होगा बच्चों, स्टूडेंट्स कि क्लास के अंदर अगर आपसे कई बार कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एग्जैक्ट आंसर ना देके पहले कुछ अलग अलग चीजें बताते जाते हैं और लास्ट में फिर जाके, जो कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी उस टॉपिक के बारे में, आपसे जो क्वेश्चन आंसर पूछा था वो आपने फिर लास्ट में जाके बताते हो, दैट इज सरकमस्टांसलिटी। ये सरकमस्टांसलिटी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर लिख रहा हूं, नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैंने स्लाइड ऊपर किया है। पेशेंट unnecessary travel around the topic but at last he or she reach at the टारगेट और आंसर। तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे भाई? ये सरकमस्टांसलिटी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम थॉट डिस्टरबेंस से रिलेटेड बातें पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप लोग देखना, ये आपकी क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी भी है ये साइकेट्रिक की, जो आपसे बहुत बार हर एक एग्जाम में, नोट सेट उठा के देख लेना, बहुत से एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं बच्चों। तो इनको एग्जाम्पल के साथ ही आप लोग याद करना ताकि आप भूले नहीं। इसके अलावा आप लोग देखना, एक होता है थॉट प्रिजर्वेशन। ये क्या होता है? थॉट प्रिजर्वेशन। थॉट प्रिजर्वेशन हो गया, थॉट वहीं पे आपके प्रिजर्व हो गई। प्रिजर्व का मतलब रुक गई। जैसे इसका आंसर देना, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल के साथ पूछे जाते हैं। पेशेंट गिव सेम आंसर about different type of question। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस के लिए एक ही आंसर देता है, दैट इज थॉट प्रिजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखना, व्हाट इज योर नेम। आपने पूछा आपका नाम क्या है, आंसर क्या दिया आपको? राम, मेरा नाम राम है। फिर आपने बोला वेयर डू यू लिव, फिर आपने बोला वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो? वापस आंसर क्या दे रहा है? राम। यानी आंसर सबका सेम दे रहा है। तो पेशेंट को क्या हो गया? थॉट प्रिजर्वेशन का पेशेंट है। बात समझ में आ गई? थॉट डिस्टर्बेंस। इसके बाद आप बताना बेटा, नियोलॉजिज्म। एक वर्ड होता है नियोलॉजिज्म। ये भी देखने को मिलता है
इन पेशेंटों में, सिजोफेनिया में, नियो का मतलब होता है न्यू वर्ड बना लेना, लॉजिज्म का मतलब फॉर्मेशन करना। तो आप कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ, आप यहां पे बोलना फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स दैट्स मीनिंग only understand by सेल्फ पेशेंट। ऐसे वर्ड्स का फॉर्मेशन करता है पेशेंट जिनका मीनिंग, जिनका अर्थ वो खुद ही समझता है और लोग उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं? नियोलॉजिज्म। उसके बाद थॉट रिटार्डेशन, एक होता है थॉट रिटार्डेशन। बच्चों क्या कहेंगे? थॉट रिटार्डेशन किसको कहेंगे? आप बताना। थॉट रिटार्डेशन, थॉट रिटार्डेशन, थॉट रिटार्ड हो गए, रुक रुक के आ रहे हैं, यानी एक लाइन को कंप्लीट करने में अगर आप उससे पूछेंगे किसी बारे में, थॉट किसी चीज के बारे में, तो वो प्रॉपर समय ना लेके ज्यादा समय में उसको एक्सप्लेन कर पाएगा। इसको थॉट रिटार्डेशन बोलते हैं, क्योंकि बीच बीच में उसके थॉट रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। तो आप कहेंगे पेशेंट टेक, आप यहां पे बोल देना पेशेंट टेक, ये एग्जांपल देंगे, ए पेशेंट टेक मोर टाइम टू कंप्लीट द लाइन दैट विल इंडिकेट टू थॉट रिटार्डेशन। पेशेंट टेक मोर टाइम, हर लाइन से क्वेश्चन बनेगा यहां से। पेशेंट टेक मोर टाइम टू कंप्लीट दैट, टू कंप्लीट द लाइन, टू कंप्लीट द सेंटेंस, या किसी भी चीज को कंप्लीट करने में नॉर्मल से ज्यादा समय लेता है बात करने में, तो इसको क्या कहेंगे? थॉट रिटार्डेशन। इसके अलावा बच्चों आपसे पूछा जाता है थॉट ब्लॉकिंग हो जाना, तो आप क्या कहेंगे? पेशेंट स्टॉप कर देता है, जब उससे नर्स कोई बात पूछती है तो बात बोलते बोलते बीच में ही वो बंद हो जाता है, दैट इज थॉट ब्लॉकिंग। अब उसको थॉट आ नहीं रहा तो उसको क्या कहेंगे? थॉट ब्लॉकिंग। एक होता है थॉट ब्लॉकिंग, थॉट ब्लॉकिंग, थॉट ब्लॉकिंग का मतलब पेशेंट स्टॉप, पेशेंट स्टॉप, पेशेंट क्या हो जाता है? यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, सडन, पेशेंट स्टॉप सडन बिटवीन रेस्पॉन्स, जब वो रेस्पॉन्स दे रहा है, रेस्पॉन्स दे क्वेश्चन। आस्क बाय नर्स, आस्क बाय नर्स, जब एक नर्स कोई क्वेश्चन पूछती है तो बीच में ही उसका आंसर देते हुए, रेस्पॉन्स देते हुए पेशेंट रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है सडनली, तो इसको थॉट ब्लॉकिंग नाम से बोला जाता है मेडिकल टर्म के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं डेल्यूजन। मैंने आप लोगों को बताया था, अभी हम आपसे पढ़ रहे थे कि डिस्टरबेंस हम किसके बारे में पढ़े थे? थॉट के बारे में डिस्टरबेंस। तो एक तो इनएप्रोप्रिएट थॉट्स आए थे, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, एसोसिएशन डिस्टरबेंस पढ़ लिया था। एक अब आपसे पूछा जाता है कि डेल्यूजन क्या होता है, तो आपसे थिंकिंग का कंटेंट लेवल का ये डिसऑर्डर है, तो आपसे पूछा जाएगा डेल्यूजन, डेल्यूजन क्या होता है? क्योंकि डेल्यूजन भी देखने को मिलता है, तो डेल्यूजन के बारे में आप लोग पढ़ लें कि डेल्यूजन क्या होता है। डेल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फिक्स बिलीफ, फॉल्स
false fixed belief that cannot correct by, आप बोलेंगे रीजनिंग, करेक्ट बाय रीजनिंग, या फिर आप लॉजिक्स बोल सकते हैं। लॉजिक्स के बिना कोई भी ऐसा फॉल्स, गलत है, जो फॉल्स है, झूठा है, यानी ये कह सकते हैं जिसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा थॉट आपके माइंड में आके फिक्स हो जाए और आपका बिलीफ बन जाए वो पूरा, जिसको आप किसी भी तर्क के द्वारा उसको ठीक नहीं कर सकते, तो ये डेल्यूजन कहलाता है। जैसे आप ये सोचते हैं कि आप 4th फ्लोर पे बैठे हैं और आप बोल रहे हैं कि एक हाथी है, वो 4th फ्लोर की ओर आ रहा है और आके मुझे मार रहा है, मारने वाला है। हाथी 4th फ्लोर पे आ सकता है क्या? गलत है, फॉल्स है, और फिक्स हो रहा है कि वो आके मुझे मारेगा और पेशेंट बेचैन हो रहा है। तो ये क्या है? आपका डेल्यूजन है। इस प्रकार का डेल्यूजन यानी फॉल्स है, फिक्स है, जिसको रीजन के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। आप चाहे कितने भी तर्क दे लें कि लिफ्ट है नहीं, इसमें तो सीढ़ियां हैं, हाथी सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाता है, लेकिन पेशेंट नहीं मानने वाला, तो इसको क्या बोला जाता है? डेल्यूजन बोला जाता है। और ये डेल्यूजन है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के डेल्यूजन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से डेल्यूजन होते हैं, कौन सा डेल्यूजन किस में देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप के डेल्यूजन। तो मैंने आपसे बात कर लिए थे प्राइमरी सिम्टम्स के बारे में, सेकेंडरी सिम्टम्स के बारे में बात चल रही है हमारी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेल्यूजन। उसी के अंदर हमने परसेप्शन के बारे में बात की थी। परसेप्शन जब आया था तो हमने हेलुसिनेशन के बारे में पढ़े, हेलुसिनेशन के टाइप पढ़े, फिर हमने इल्यूजन पढ़ा, इल्यूजन के बारे में पढ़े। उसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, उसके बाद हमने फिर डेल्यूजन के बारे में पढ़ रहे हैं, और फिर डेल्यूजन कितने टाइप के होते हैं, कौन सा डेल्यूजन कौन से सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, ये भी पता लगेगा। तो आपने देखा होगा डेल्यूजन्स का एक टाइप होता है जिसको आप बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो आप लोग ये बताएं कि जो डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस है, इसके अंतर्गत पेशेंट सोचने लगता है कि उसका किसी और के द्वारा रेफरेंस दिया जा रहा है। जैसे पेशेंट बिलीव ही इज टॉकिंग अदर्स या एवरीबडी टॉकिंग अबाउट हिम। जैसे कोई आपस में दूर बैठे हैं, आप लोगों में कई बार देखा होगा डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस हम लोगों में भी आ जाता है। जब हमारी किसी से थोड़ी अनबन हो जाती है और दो लोग दूर जाके बैठ के कई और बात कर रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब कि उसके बारे में रेफरेंस चल रहा है, बताया जा रहा है। जैसे पर्सन क्या कहेगा कि समवन इज टॉकिंग अबाउट मी, रेडियो इज कॉलिंग अबाउट मी, रेडियो के ऊपर मेरा नाम बुलाया जा रहा है। तो इस टाइप का डेल्यूजन डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, टॉपिक थोड़ा सा सेशन लंबा हो जाएगा डेल्यूजन सिजोफ्रेनिया के अंदर, तो हमने मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में यहाँ तक कर लेते हैं। इसके बाद हम पार्ट सेकंड में डिस्कस कर लेंगे डेल्यूजन के बारे में प्रॉपर रूप से, पूरा डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूजन ऑफ ग्रांडोसिटी, इन सब चीज़ों के बारे में हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो सिजोफ्रेनिया आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज अभी थोड़ा सा और इसमें 15-20 मिनट लगेंगे नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ने के लिए। तो डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस हो गया, या फिर मैं शॉर्ट में इन चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। चलो, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस हो गया हमारा। इसके बाद दूसरा आप लोगों से पूछा जाता है, एक होता है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस हो गया। मैंने आपको बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी अवॉइडेड बाय द नर्स ड्यूरिंग द केयर ऑफ पेशेंट हु हैव डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस डिसऑर्डर। जब कोई पेशेंट है उसको डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस डिसऑर्डर है, तो आपको अवॉइड करना होगा, अवॉइड द एक्टिविटी। अवॉइड कौन सी एक्टिविटी अवॉइड करनी होगी? तो आप हमेशा ध्यान रखें कि इस पेशेंट के सामने आप अवॉइड करें
अवॉइड लाफिंग, आप हंसे नहीं इस पेशेंट के सामने, अदरवाइज वो कुछ उठा के आपके मार देगा, वो सोचेगा मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। अगर आप दो लोग आपस में बैठ के अपनी बात पे भी हंस रहे हैं तो पेशेंट सोचेगा कि मेरे बारे में हंस रहे हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया। इसके अलावा दूसरा आप कह सकते हैं अवॉइड क्लोज कन्वर्सेशन, कानाफूसी ना करें भाई कन्वर्सेशन, या पेशेंट ये समझ लेगा कि मुझे मारने की बातें चल रही हैं और आपके ऊपर अटैक कर देगा। अवॉइड क्लोज कन्वर्सेशन, अवॉइड लाफिंग, ये दो चीजें जरूर याद रखें इस पेशेंट के सामने, ऐसे डेल्यूजन वाले पेशेंट के सामने आप लोग बिल्कुल नहीं करें। इसके अलावा मैं आप लोगों से बात करूं, दूसरा है आपका डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, ये कह सकते हैं हम डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। अच्छा यहां पे ले लेता हूं मैं, ओके। डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल नाम समझ गए होंगे, वो सोचेगा कि किसी ऐसी पावर ने उसको कंट्रोल कर लिया, वो उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। बहुत लोगों को सुना होगा आपने ये कहते हुए, तो इसको बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। किसी सुपीरियर पावर ने, किसी ऐसी अनसीन पावर ने उसको कंट्रोल कर लिया, ऐसा मानने लग जाता है वो, जिसकी वजह से किसी आत्मा ने उसको कंट्रोल में कर लिया, या कोई आत्मा उसके अंदर घुस गई और वो उससे कंट्रोल कर लिया उसको और उससे इस तरह की एक्टिविटी करवा रही है। तो इसको बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, उसके माइंड को कंट्रोल कर लिया, उसके थॉट को कंट्रोल कर लिया। इसके बाद तीसरा आपका है, अब मैं इनमें लिखूंगा नहीं, शॉर्ट में बता दिए। शॉर्ट में क्या, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जहां पे क्वेश्चन पूछने की बात आती है एग्जाम में, वो मैं आपको बोल रहा हूं। डेल्यूजन ऑफ ग्रांडोसिटी, आप लोग बताना डेल्यूजन ऑफ ग्रांडोसिटी। ग्रांडोसिटी अपने आप को सबसे बड़ा मानने लग जाता है, सुपीरियर मानने लग जाता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सबसे पावरफुल आदमी हूं। इसको बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ ग्रांडोसिटी। दैट इज उसके बाद सबसे सुपीरियर पावर समझने लग जाता है पेशेंट अपने आप को। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिया में, और पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, परसिक्यूशन, सस्पिशियस हो जाता है पेशेंट, सस्पिशियस हो जाता है अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, कि ये मेरे को मारना चाहते हैं, मेरे को जहर देना चाहते हैं। और ये किस में देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में कौन सा डेल्यूजन देखने को मिलता है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन देखने को मिलता है। ये ध्यान में रखेंगे। ऐसा पर्सन आपको सस्पिशियस रहेगा, बहुत ज्यादा आपके ऊपर शक की प्रवृत्ति का रहेगा। ऐसे पेशेंट्स के बाद दो एग्जाम्पल आपको देता हूं। ऐसा पेशेंट है, वो कभी भी आप लोग जैसे टैबलेट देने जाएंगे तो पेशेंट ने टैबलेट लेने से मना कर दिया, तो आप उसको क्या कहेंगे, वो सस्पिशियस रहेगा। आप उसको बताएंगे मैं आपकी नर्स हूं, मैं आपके साथ, मेरा दवा देना आपको काम है, आपकी हेल्थ को, इस तरह से आप उसके पास एक ट्रस्टी रिलेशनशिप बनाएंगे। उसके अलावा एक पर्सन है, आप खाना लेके गए, खुला हुआ खाना लेके चले गए, पेशेंट ने खाना खाने से मना कर दिया कि इसमें जहर मिला हुआ है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया को। और पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में क्या आ रहा है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन आ रहा है। तो ऐसे पेशेंट के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, पैक खाना लेके जाएंगे, या फिर आप कहेंगे उस खाने में से आप 1 बाइट आप खुद टेस्ट करें, फिर पेशेंट को सर्व करें। तो पेशेंट का जो क्या बोलते हैं शक है, वो आपका पेशेंट का कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप बोलेंगे डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं, डिस्टरबेंस ऑफ मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी के डिस्टरबेंस हो जाते हैं, डिक्रीज एक्टिविटी हो जाती है, इंक्रीज एक्टिविटी हो सकती है सिजोफ्रेनिया के अंदर। डिक्रीज होंगे तो डिप्रेशन लाइक सिम्टम आएंगे, इंक्रीज होंगे तो मैनिया लाइक सिम्टम आएंगे। इसके अलावा कुछ मूवमेंट से रिलेटेड ही कुछ डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट, एडिंग ले लेते हैं, डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट, डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट से रिलेटेड क्या डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं सिजोफ्रेनिया के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखें आप लोग, दो चीज देखें। डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे
इंक्रीज एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, इंक्रीज एक्टिविटी, या फिर आप कह सकते हैं डिक्रीज एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अब इनके अंतर्गत आपको दो तीन जो टर्म है वो आप लोग एक बार समझ लें, और टर्म आपकी क्या है तो देखो, एक आपको बता रहा हूं स्टीरियोटाइप, एक वर्ड है आपका स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप बिहेवियर क्या होता है, तो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है नीडलेस पर्पजलेस रिपीटेटिव एक्टिविटी इज नोन एज स्टीरियोटाइप। अगर कोई साइकेट्रिक पेशेंट किसी पर्पजलेस एक्टिविटी को बार बार रिपीट कर रहा है जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो स्टीरियोटाइप बिहेवियर कहलाता है। आप कहेंगे यहां पे नीडलेस एंड पर्पजलेस, नीडलेस एंड पर्पजलेस रिपीटेटिव एक्टिविटी, रिपीटेटिव एक्टिविटी known as stereotype। बात समझ में आ गई। इसके अलावा जो स्टीरियोटाइप मूवमेंट है ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ये स्टीरियोटाइप जो मूवमेंट है, यहाँ पे मैं मूवमेंट लिख देता हूं आप लोगों का, स्टीरियोटाइप मूवमेंट क्या होते हैं, नीडलेस और पर्पजलेस रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी नोन एज स्टीरियोटाइप। ये अलग अलग हो सकती हैं, जैसे आपने देखा होगा ए अगर मैं आपको बोलूं तो आप बोलना मैनेरिज्म। मैनेरिज्म एक स्टीरियोटाइप एक्टिविटी है। इसमें क्या करता है, नीडलेस एंड पर्पजलेस रिपीटेटिव एक्टिविटी ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस होता है उन एक्टिविटीज का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक पर्सन है बार बार आपको क्या कर रहा है बच्चों, देखो जैसे ही आप जाते हैं नमस्ते, सैल्यूट कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो ये रिपीटेटिव एक्टिविटी है, बार बार ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, तो इनका कोई मीनिंग निकल रहा है, इनका कोई सेंस निकल रहा है, तो इसको मैनरिज्म बोलते हैं। यानी वो कोई मैनर बार बार शो कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, तो इसको रिपीटेटिव एक्टिविटी को स्टीरियोटाइप में रखते हैं, तो ये मैनरिज्म के नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे नीडलेस एंड पर्पजलेस रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी, ऊपर कर देता हूं नहीं तो दिखेगा नहीं, ऑफ एक्टिविटी दैट हैव, जो क्या रखती है, दैट हैव सेंस, एक सेंस रखती है, दैट हैव सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखती है, दैट हैव सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, उसका एक अपना इंपॉर्टेंस होता है नमस्ते करने का, सैल्यूट करने का। तो ऐसी एक्टिविटी को आप बार बार क्या करते हैं, मैनरिज्म के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखना, मैनरिज्म के अलावा एक होता है बार बार स्वालो करना, सैल्यूटिंग करना बोलने से पहले, तो इस तरह बोलना वर्बिग्रेशन के अंदर भी आता है। एक होता है नेगेटिज्म का मतलब होता है अपोजिट एक्टिविटी के बारे में नेगेटिव सिम्टम्स आना, उसको आप बोलते हैं नेगेटिविज्म बोल देते हैं। एक होता है इकोलेलिया, यहाँ पे देखना एक वर्ड होता है इकोलेलिया। एक होता है इकोप्रेक्सिया, दोनों में डिफरेंस है, मूवमेंट है पर्पजलेस। इसमें क्या होता है, मूवमेंट नहीं है, इसमें क्या होता है, बोलना है, इनवॉलेंट्री रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी। इकोलेलिया में वर्ड रिपीटेशन ऑफ वर्ड करता है, पैरट लाइक साउंड करता है, REPEAT, रिपीटेशन ऑफ वर्ड को रिपीटेशन करता है, दैट स्पोकन बाई अदर
जो दूसरे के द्वारा स्पोक किए गए हैं उन वर्ड्स को रिपीट करता है, इकोलेलिया। एग्जामिनर के वर्ड्स को रिपीट कर रहा है। इकोप्रेक्सिया, रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी दैट परफॉर्म बाय थेरेपिस्ट के द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है वैसे ही वो करने लग रहा है, दैट इज इकोप्रेक्सिया। तो इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया में भी आपको समझ में आ गया होगा, ये डिस्टरबेंस है मूवमेंट से रिलेटेड, इन सब चीजों से रिलेटेड। उसके बाद लास्ट है भाई सिम्टम्स के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आप लोग समझना, नेक्स्ट वन है डिस्टरबेंस ऑफ इमोशन। इमोशन के अंदर अगर हम बात करें तो एम्बिवेलेंस इमोशन आते हैं, ग्रीफ आ सकता है, इस टाइप के। अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स की, ये नहीं आया था। पॉजिटिव सिम्टम और नेगेटिव सिम्टम ये दो आएंगे। पॉजिटिव के अंदर आपके आते हैं डेल्यूजन ऑफ ग्रांडोसिटी, एजिटेट बिहेवियर, उसके बाद आपने देखा होगा हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, मैजिकल थिंकिंग, ये सब आपके किस में आते हैं? पॉजिटिव सिम्टम्स में आते हैं। यानी पॉजिटिव, बात समझ में आ गया? डेल्यूजन ऑफ ग्रांडोसिटी, मैजिकल थिंकिंग, हेलुसिनेशन, हाइपर एक्टिविटी, एजिटेट बिहेवियर, ये सब आपके इसमें आते हैं पॉजिटिव सिम्टम में। इसके बाद नेगेटिव सिम्टम्स की अगर हम बात करें, नेगेटिव सिम्टम्स सिजोफेनिया के अंदर कौन से आते हैं? तो आप लोग बोलना, इसके अंदर आता है एलोगिया, ALOGIA, एलोगिया। इसका मतलब आपसे पूछा जाता है लैक ऑफ स्पीच। लैक ऑफ स्पीच को आप इस नाम से जानते हैं, लैक ऑफ स्पीच। एक वर्ड होता है म्यूटिज्म, ये भी आपका नेगेटिव सिम्टम आता है, म्यूटिज्म, चुपचाप रहना, नेगेटिव सिम्टम है। आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा नेगेटिव सिम्टम का एग्जाम्पल नहीं है? एपैथी, सूनापन, एपैथी, ये भी नेगेटिव सिम्टम है। एब्सेंस ऑफ इमोशन, एब्सेंस ऑफ इमोशन, कोई इमोशन शो नहीं करना, दैट इज एपैथी, सूनापन हो जाना। एनहेडोनिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, NHEDONIA, एनहेडोनिया। एनहेडोनिया का मीनिंग क्या होता है ये आपसे पूछा जाएगा। एनहेडोनिया का मतलब होता है पेशेंट अनेबल टू एक्सप्रेस और फीलिंग प्लेजर। पेशेंट अनेबल, अक्षम हो जाता है, अनेबल टू फील प्लेजर, किसी प्रकार का प्लेजर फील नहीं कर पाता है। एनहेडोनिया, फन नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा खुशी नहीं रह पाता है, एनहेडोनिया है, अनेबल टू फील प्लेजर। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम थे। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट हमारा टॉपिक का, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ सिजोफेनिया। सिजोफेनिया का भाई मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ सिजोफेनिया, तो आप लोग बताएंगे सिजोफेनिया के अंदर कभी भी आप लोग क्या नहीं करें, एक तो एंटी साइकोटिक ड्रग चलाएं, यहाँ पे एंटी साइकोटिक ड्रग चलती हैं वो आप लोग चलाएंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ठीक है, जो हम फार्मा थेरेपी के अंदर पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है उसके अंदर आती है कभी भी पेशेंट के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करें, कभी भी पेशेंट के सामने लाफिंग नहीं करें, ट्रस्ट रिलेशनशिप मेंटेन करें पेशेंट के साथ, पेशेंट को अलाउ करें कि वो रिकॉग्नाइज कर सके आपका और उसका बिहेवियर है, वो आपका और उसका जो एक क्या बोलते हैं रिलेशन है उसको रिकॉग्नाइज कर सके। उसके बाद पेशेंट को कोई भी हैजार्डियस सब्सटेंस है वो उसके पास से हटा दें, दूर रखें, उसके पास नहीं रखें, और इस प्रकार से ट्रस्टी रिलेशनशिप मेंटेन करें। ये आपका सिजोफेनिया के बारे में कंप्लीट आपका डिस्कशन था, जो बहुत सारे स्टूडेंट की एक क्वेरी भी थी। आप लोग बार बार मुझे बोल रहे थे सर सिजोफेनिया के बारे में आप लोग क्लास लें, तो सबसे ज़्यादा मैंने इस सिजोफेनिया के अंतर्गत आपको जितने भी चीज़ें हैं यानी साइकेट्री की बहुत सारे टर्म्स को इंक्लूड कर लिया है। आज हमने इस टॉपिक के अंदर देखो कितनी सारी चीज़ें कवर की हैं, एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। हमने सबसे पहले सिजोफेनिया की डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन के बाद टाइप्स पढ़े थे सिजोफेनिया के,
उस टाइप्स के बाद हमने इटियोलॉजी पढ़ी थी, इटियोलॉजी के बाद हमने पढ़े थे सिम्टम्स, और सिम्टम्स में हमने सब कुछ पढ़ लिए। सिम्टम्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। प्राइमरी सिम्टम पढ़े, सेकेंडरी सिम्टम पढ़े, पॉजिटिव सिम्टम पढ़े, नेगेटिव सिम्टम पढ़े। उसके बाद हमने इसके अंदर हेलुसिनेशन पढ़ा, हेलुसिनेशन के टाइप्स पढ़े। इसके बाद हमने डेल्यूजन पढ़ा, डेल्यूजन्स के टाइप्स पढ़े। इल्यूजन पढ़ा हमने, इल्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हमने। इसके अलावा आपने और क्या देखा, डिस्टरबेंस ऑफ, आपने अफेक्ट के बारे में पढ़ा, मूड के बारे में पढ़ा, उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी। इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आई होप आपको समझ में आएगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।